आपको सफलता दिलाने वाले प्लेटफॉर्म सफलता का अड्डा पर आपका स्वागत है। आज करेंगे यूपी जीके का पोस्टमार्टम। क्या करेंगे? हम करेंगे यूपी जीके का पोस्टमार्टम। जी हाँ, किसी भी लेवल का एग्जाम दें यूपी का, किसी भी लेवल का, यूपी पीसीएस तक कहीं पर भी दें, पूरा विस्तार से, संक्षेप से कहिए, विस्तार से कहिए, जिस प्रकार से भी आप समझे। किसी भी लेवल का, मैंने कहा किसी भी एग्जाम के लिए यूपी का जीके आपका हम यहाँ से तैयार करेंगे, यानी कि एक भी प्रश्न न छूटे। जीके जो होता है वो भंडार होता है। इसको लेकर स्टूडेंट काफी परेशान रहते हैं कि मेरा जीके कैसे कवर होगा। कोई कोई सी बुक पढ़ता है, कोई कोई चैनल देखता है, लेकिन हम पूरा कवर करेंगे और हमारा पूरा कवर करने का तरीका भी अलग होगा और इसको पढ़ने का तरीका भी अलग होगा। आइए आज देखते हैं यूपी का पोस्टमास्टम करते हैं, यूपी जीके का देखते हैं यूपी की शुरुआत कहां से होती है। आज वहीं से इसके बारे में बात करेंगे। अभी तक चैनल को यानी कि सफलता का अड्डा को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को आप लाइक तो कर ही चुकोगे। तो बात है यूपी जीके का पोस्टमार्टम। क्या? यूपी जीके का पोस्टमार्टम हम करेंगे। बात करेंगे आज उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक परिचय के बारे में। किसके बारे में? उत्तर प्रदेश को आप बहुत सारे खंडों के अंदर, बहुत सारे भागों के अंदर, यानी कि अगर हम बात करें, जैसे कि आज बात करें उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक परिचय, इसका जितना विशेष होगा, जो भी होगा वो सब भी कवर करेंगे। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां क्या हैं और यहाँ पर कितने मंडल हैं, क्या कौन से जिले यहाँ के एनसीआर के अंतर्गत हैं, सब बिल्कुल ए टू जेड। मैंने आपसे पहले कहा स्टार्टिंग के अंदर पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, यानी कि कोई हमारी एक क्लास नहीं होने वाली है, पूरी सीरीज चलेगी। पूरी प्लेलिस्ट बनाकर आपको चैनल पर मौजूद होगी, उसको आप प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। आज से अपनी वीडियो को स्टार्ट कर दें, अपने साथ के साथ नोट्स बनाएं। एक चीज का और ध्यान रखें, खासकर जो चीज आपको इसके अंदर मिलने वाली है, जो बड़े बड़े आप एक प्रकार से प्लेटफॉर्म देखते हैं, उनके ऊपर वो चीज आपको दी जाती है, ऐप पर आपको दी जाती है वो सब चीज पैसों के अंदर, लेकिन यहाँ पर आपको सब कुछ फ्री में मिलेगा। तो फायदा है, अगर निःशुल्क फायदा उठाना चाहते हो तो वीडियोस को देख लो, वीडियोस को ऑनलाइन देखने का प्रयास करें, साथ के साथ नोट्स बनाते चले। क्योंकि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि वीडियो को डाउनलोड कर लेते हैं और फिर उसके बाद में वीडियो को उनको देखते नहीं है, टाइम नहीं मिलता है, तो वो सब ऐसे ही उसका छोड़ देते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट लेने का कोई इतना बड़ा फायदा नहीं जब तक क्लास को नहीं समझोगे। फिर स्क्रीनशॉट लोगे तो फिर सिलेक्शन होने वाला नहीं है, क्योंकि उसके बाद में जो साथ साथ समझाऊंगा उसके साथ साथ नोट्स बनाते चलें तो ही आपका सिलेक्शन एक तरह से कहिए पक्का होगा। आइए देखते हैं। बात कर रहे हैं यूपी जीके के बारे में, उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक परिचय। थोड़ा सा इसके इतिहास की ओर जाते हैं, इसके नामकरण की ओर। सबसे पहले बात करें अगर 1 जनवरी 1836 ईस्वी से। कब? 1 जनवरी 1836 ईस्वी से। इसका नाम क्या है? उत्तर पश्चिमी प्रांत। क्या? उत्तर पश्चिमी प्रांत इसका नाम है। क्या है? उत्तर पश्चिमी प्रांत। उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जो, अगर हम कहें कि भारत के अंदर किसकी सरकार बनेगी, केंद्र में किसकी सत्ता जाएगी, यानी कि केंद्र के अंदर कौन सी पार्टी स्थापित, यानी कौन अपनी सरकार बनाएगा, वो रास्ता जो तय करता है वो उत्तर प्रदेश ही तय करता है। उत्तर प्रदेश की बात करें एक प्रकार से, अगर कहें कि भारत का दिल है, भारत का गढ़ है, भारत की जान है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर वो सब कुछ है जो, अगर कहें कि हम भारत के सभी विभिन्न राज्यों में मिलाकर मिलेगा, वो सब आपको उत्तर प्रदेश के अंदर अधिकांश रूप से अगर हम बात करें मिल जाएगा। ये उत्तर प्रदेश की खासियत है। उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीटों वाला राज्य है। यहाँ पे 80 सांसद प्रत्येक 5 साल के अंदर प्रत्येक लोकसभा के अंदर यहाँ पर चुन के जाते हैं। तो 80 जहां से पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा जो सांसद जाते हैं उत्तर प्रदेश से ही जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का वजूद क्या है भारत के लिए, उत्तर प्रदेश कितना अहम है। अन्य राज्य की परीक्षाएं हो, आपकी किसी भी लेवल की परीक्षाएं हो, और खासकर यूपी की तो हम बात कर ही रहे हैं। यूपी के लिए तो इतना विस्तार से पढ़ा देंगे, पीसीएस हो, कोई भी हो, XYZ, यूपी पुलिस हो, यूपी लेखपाल हो, कोई भी XYZ आप एग्जाम मैंने फिर कहा है, तो आपका कोई भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। आइए देखते हैं। बात कर रहे हैं 1 जनवरी 1836। कब? यानी कि 36 की। तो नाम है उत्तर पश्चिमी प्रांत। क्या नाम है? उत्तर पश्चिमी प्रांत। इसके बाद की अगर बात करें 15 फरवरी 1877। क्या? 15 फरवरी 1877। जो मैं अभी बात बता रहा था आपसे, और लोग सिर्फ इतना पढ़ा देते हैं, ये नहीं पढ़ाते। ये सब वो चीजें देते हैं कहां पर उपलब्ध कराते हैं? ऐप पर, क्योंकि उन्हें विस्तार से पढ़ाना होता है। दोनों चीज में अलग अलग क्या, जो लोग ऐप से, यानी कि जो लोग ऐप के माध्यम से पैसों से जो भी अपना कोर्स उनको खरीदना है, उनको यूट्यूब में, क्योंकि वहां पर यूट्यूब में भी क्लासेस चलती हैं, यूट्यूब पे और वहां पर अंतर क्या दिखाई देगा, तो वो यही अंतर होता है। जो सब आपको वहां पर उस तरह से पढ़ाया जाता है वो सब मैं आपको यहाँ पर निःशुल्क और फ्री में दे रहा हूं। ये हमारा प्रयास है। इसे आप कहां तक पहुंचाते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप कहां तक किन किन छात्रों तक के क्लास को शेयर करते हैं। ये देखते हैं। 15 फरवरी 1877 में क्या होता है? इसका नाम हो जाता है उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध। क्या? उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध। इसको कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं, उत्तर पश्चिम प्रांत का अवध एवं आगरा। बात समझ आई?
ठीक है, अवध एवं आगरा। क्योंकि प्राचीन समय की अगर हम बात करें, एक और चीज आप यहाँ से नोट करते चलें, जैसे कि आज के समय में अगर हम बात करें, इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ जो है एक प्रकार से सुर्खियों के अंदर रहते हैं, यानी कि एक प्रकार से इनको एक प्रकार से गढ़ माना जा सकता है। यानी कि अगर हम बात करें, मेरठ का नाम मैंने आपसे क्यों लिया, पश्चिमांचल की अगर बात करें, पश्चिम उत्तर प्रदेश की खासकर, जब भी राजधानी का सबसे मजबूत दावा जो ठोकता है, पश्चिम यूपी की जो राजधानी कही जाती है वो मेरठ कहा जाता है। प्राचीन समय के अंदर भी मेरठ इसी प्रकार से प्रमुख शहरों के अंदर था, जिस समय ब्रिटिश काल की बात कर लें, मुगलों की कर लें, या फिर उसके बाद का जो समय रहा है उसके दौरान की भी अगर हम बात करें। फिर मैंने लखनऊ का नाम लिया, इलाहाबाद का नाम लिया, लेकिन उससे पहले की अगर हम स्थिति की बात करें, एक समय जब मेरठ भी मजबूत था, आगरा की अगर हम बात करें, आगरा का नाम ही इस प्रकार से आगरा का नाम लिया जाता है क्योंकि आपने एक और चीज नोट की होगी, आगरा के अंदर पहले हमारा हाईकोर्ट था, यानी कि जो वर्तमान का इलाहाबाद हाईकोर्ट है वो कहां पर था, वो पहले आगरा के अंदर था। ये आप नोट कर लें अगर आपको आज तक ये बात नहीं पता थी। बाद में आगरा के अंदर खंडपीठ तक नहीं रहती, खैर बात के मसले हैं बाद के मैटर में, तो इसलिए नाम, प्रमुख नाम जो होता है वो नाम दे दिया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल तुम आपको छोटा सा, कानपुर नगर और कानपुर देहात दो डिस्ट्रिक्ट है, कानपुर ही है ना, तो फिर जो प्रमुख जो वहां का स्थान होता है, जो प्रमुख जगह होती है वो उसको नाम दिया जाता है। उसी प्रकार से प्रदेश के मामले में अवध एवं अवध भी प्रमुख, अवध भी वहां पे फेमस था, प्रमुख था, और अवध आगरा, यानी कि पूरे क्षेत्र को मिलाकर आगरा की साइड से आप पश्चिमांचल का मान सकते हैं, और अवध की साइड से जो अवध के आसपास का जो सारा क्षेत्र इधर उधर का वो सब भी आप इसके अंतर्गत मान सकते हैं। तो अवध एवं आगरा इसको इसलिए नाम दिया गया था। फिर अब बाद में चाकर इसका नाम संयुक्त प्रांत भी हुआ, ये वो भी देखते हैं। फिर 22 मार्च 1902, कब, 22 मार्च 1902, यानी कि 1902 में हम आ चुके हैं, इसका नाम हो जाता है संयुक्त प्रांत अवध व आगरा। क्या, संयुक्त प्रांत अवध व आगरा। फिर इसके नाम में संयुक्त प्रांत को भी ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, अब 1921 में आ जाइए आप, 1902 के बाद 1921 में इसका नाम कर दिया जाता है यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश। क्या, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटिश का संयुक्त प्रांत। क्या, इसके नाम में क्या ऐड कर दिया जाता है, संयुक्त प्रांत के नाम में ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटेन का नाम इसके अंदर ऐड कर दिया जाता है, जो लोग हमारे ऊपर शासन कर रहे थे। बात समझ आए। उसके बाद में क्या होता है, एक यहाँ से आपके पॉलिटी का भी ऐड हो रहा है। पॉलिटी का तो देखिए काफी कुछ ऐड हो सकता है, पॉलिटी यानी कि राज व्यवस्था जो होती है आपकी। बात समझ आई, राज व्यवस्था 1935 के अंदर क्या आया, भारत सरकार अधिनियम आया, ये बात आप भी जानते होंगे। 1935 में भारत सरकार अधिनियम आया, लेकिन फिर होता क्या है कि 1 अप्रैल 1937 से लागू हुआ। क्या, 1 अप्रैल 1937 से लागू हुआ, यानी कि अगर पूछा जाए कि भारत सरकार अधिनियम कब आया, तो भारत सरकार अधिनियम आया था 1935 में। और पूछा जाए कि भारत सरकार अधिनियम लागू कब हुआ, तो भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ था 1 अप्रैल 1937 से। इतनी बात समझ आई। अब ये सारा जो मामला है यहाँ पर क्यों बता रहा हूं, उस चीज को भी समझिए। जब भारत सरकार अधिनियम लागू हो गया, उसके बाद में मांग उठ रही थी, जो इस ब्रिटिश ने इसके अंदर अपना नाम ऐड किया था, क्या, संयुक्त प्रांत ब्रिटिश, यानी कि संयुक्त प्रांत जो इन्होंने यहाँ पर यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश किया था, यहाँ से ब्रिटिश नाम को हटाने की मांग जोरों शोरों पर चल रही थी। जो स्थानीय नेता थे, जो यहाँ पर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे। फिर उसके बाद में जब भारत सरकार अधिनियम आ गया, इसके अंदर काफी शर्तें तय हुई थी, काफी इसके अंदर पूरा वहां की संसद के अंदर प्रस्ताव वगैरह पारित हुए थे। ये सब जब पॉलिटी पढ़ेंगे उसके अंदर की सब कवर करेंगे। जुड़े आप हमारे साथ तो जुड़े, निश्चित रूप से जुड़े हुए हैं। इतनी बात समझ आई। उसके बाद क्या होता है, पुणे फिर से नाम पर परिवर्तन होता है, जब भारत सरकार अधिनियम आ चुका था 1935 में। उसके बाद में नाम परिवर्तन, यानी कि नाम बदला जाता है। फिर इसका नाम क्या हो जाता है, यूनाइटेड प्रोविंस, यानी कि इसका नाम रह जाता है सिर्फ संयुक्त प्रांत। क्या, नाम में से क्या हट चुका है, अब जब नाम बदल गया, भारत सरकार अधिनियम आ चुका, इसके नाम में से ब्रिटिश का नाम क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। क्या रह गया, ओनली यूनाइटेड प्रोविंस, यहां से ऑफ जो ब्रिटिश था इसको हटा दिया गया। अब इसके आगे आते हैं। 24 जनवरी 1950 से, क्या, 24 जनवरी 1950 से क्या है, उसका नाम अब तक के उत्तर प्रदेश, यानी कि आपका यूपी ही चला आ रहा है। इतनी बात आपको समझ आ गई। अच्छा, 24 जनवरी 1950 आपको कुछ ध्यान आ रहा है यहाँ पे, देखिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, संविधान लागू होने से 2 दिन पूर्व। हमारा संविधान जो है वो कब लागू हुआ था, संविधान हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। बात समझ आई, कब, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, जब हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इतनी बात समझ आई। क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था। ये भी क्वेश्चन किसका बन रहा है, पॉलिटी का क्वेश्चन बन रहा है, और जनरल नॉलेज का सामान्य रूप से तो आपके क्वेश्चन बन ही रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है यूपी जीके का पोस्टमार्टम, जिस किसी को 1% अगर ना दिखाई दे रहा हो तो यूपी जीके का पोस्टमार्टम। बात समझ आई, पोस्टमार्टम ही हम कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में होता क्या है, उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन होता है। क्या होता है, पुनर्गठन होता है 1956 के अंदर। तारीख थी 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन होता है। लेकिन 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन तो हुआ, उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश के अंदर ये कहिए कि वो भी स्थिति आ गई जिसकी वर्तमान समय में जोरों शोरों पर मांगे चल रही है। जैसे कि अगर बात करें, क्योंकि क्वेश्चन इंटरव्यू के अंदर ही पूछ लिया जाता है। देखिए इस प्रकार से मैं आपको समझा रहा हूं, इंटरव्यू के अंदर भी ना अगर पूछा जाए, आप पीसीएस की तैयारी ना कर रहे हैं, तब भी आपके लिए जानना जरूरी है। एक मिनट रुक जाइए, बात सुनिए।
मैं आपको एक इंटरव्यू का उदाहरण दे रहा हूं, उसके अंदर पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश को कितने भागों में विभाजित करना आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, क्या इसके नुकसान होंगे, क्या इसके फायदे होंगे, सब क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। क्योंकि जो भी छोटा क्षेत्र होगा, जाहिर सी बात है वहां पर डेवलपमेंट होगा। अब मान लीजिए कि 75 डिस्ट्रिक्ट को एक मुख्यमंत्री देखता है, एक मुख्य सचिव देखता है, ये सब। तो अगर वहां पर उन जो 75 डिस्ट्रिक्ट है उनको अगर हम कहें कि 90 डिस्ट्रिक्ट या 80 डिस्ट्रिक्ट बनाकर उनको भी मतलब उसको डिवाइड कर दिया जाए छोटे छोटे स्टेट के अंदर, अलग अलग इसके 4 या 5 टुकड़े उत्तर प्रदेश के कर दिए जाए, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का विकास होगा। इस बात के अंदर कोई दो राय नहीं है, ना ही किसी के अंदर किसी पार्टी का विरोधी, क्योंकि कोई भी किसी पार्टी से या किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, सभी इसकी मांग भी करते हैं कि उत्तर प्रदेश का विभाजन होना चाहिए। क्योंकि उधर बुंदेलखंड वाले वो अपनी मांग करते हैं, अवैध वाले, और इधर पूर्वांचल वाले अपनी मांग करते हैं, उधर पश्चिम यूपी वाले जो है वो अपनी, उनके अलग संगठन, उनके अपने आंदोलन चल रहे हैं। तो एक ना एक दिन तो ये काम होना ही, चाहे 10 साल में हो, 5 साल में, जब भी ये काम हो। तो यहाँ पर क्या होता है, उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हो गया, हमने इतना यहाँ तक बात समझ ली। उसके बाद में 1 नवंबर, यहाँ पर हमने पुनर्गठन तक पढ़ लिया हमने। 9 नवंबर 2000 को क्या होता है, उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी, अब एक और चीज आपने नोट करी होगी, उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार कहा जाता है सहारनपुर जनपद को। किसे? उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार कहा जाता है सहारनपुर जनपद को। सहारनपुर जनपद को उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है? अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात करूं, ये इसमें सीधी सीधी बात करूं, अगर आपसे ये उत्तर प्रदेश का, आप अगर यहाँ से नक्शा मान लो, देखिए एक आप यहाँ से ये देख लीजिए, यहाँ पर इधर ये हमारा क्या हो गया, सहारनपुर हो गया, और फिर इधर को आप आएंगे, ये पूरा नीचे जा रहा है, यहाँ पे आपका शामली कैराना हो गया, नीचे आपका यहाँ पे बागपत आ जाता है। यहाँ पर मतलब ऊपर सहारनपुर पे आप फोकस कीजिए, इधर हरिद्वार मानिए, यहाँ पर बिजनौर मानिए, यहाँ पर आप मुजफ्फरनगर मानिए। बात समझ आई थी? नीचे मेरठ और फिर यहाँ पे दिल्ली हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैं जो सहारनपुर बताने जा रहा हूँ आपको, कारण क्या है कि इधर तो हो गया आपका हरियाणा, क्या इधर तो है हरियाणा, इधर क्या है उत्तराखंड, ऊपर क्या है इसके बिल्कुल हिमाचल बहुत बारीक सी सीमा बनाता है, ऊपर हिमाचल प्रदेश। तो एक और चीज यहाँ से नोट कीजिए, सहारनपुर उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जनपद है जो 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। जब और कितने जिले किस किस के साथ सीमा बनाते हैं, कौन सर्वाधिक बनाता है, कौन न्यूनतम बनाता है, वो सब भी आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर सहारनपुर के बारे में नोट करना चाहें तो चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे ऊपर तो सहारनपुर किससे बनाता है, हिमाचल से सीमा बनाता है, और इधर बनाता है हरियाणा के साथ में, और इधर अगर हम बात करें, इधर सहारनपुर सीमा बनाता है उत्तराखंड के साथ में। तो ये जो ये वाला सारा का सारा जो क्षेत्र है, सारा का सारा जो हिस्सा है, जो आज के समय में हरिद्वार कहें, टेढ़ी गढ़वाल और सारा देहरादून, और ये क्या आते हैं इसके अंदर, कुशीनगर नहीं सॉरी काशीपुर, जो इस तरह के तमाम जो जिले हैं वो सब पहले किसका हिस्सा थे, नैनीताल, ये सब उत्तर प्रदेश के अंदर आते थे। तो मैंने इसीलिए यहाँ पर लिखा भी, आपने देखा होगा, उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र था इसका, यूपी का, यानी कि उस समय का, यानी कि जो उत्तर प्रदेश है उसका जो पहाड़ी क्षेत्र था, कौन सा, उस पश्चिमी क्षेत्र को काट कर, क्या उसका जो कौन सा क्षेत्र था, पहाड़ी क्षेत्र। खासकर इसके अंदर काफी समस्याएं भी आती थी यहाँ पर कृषि को लेकर, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर कृषि की जो है वो व्यवस्था कुछ और है, राजभाव से और ट्यूबवेलों के माध्यम से हो जाती है, लेकिन वहां पर पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर विभिन्न प्रकार की अलग अलग प्रकार की समस्याएं आती थी। फिर इस दौरान क्या किया गया, 13 जनपदों को, कितने जिलों को, यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, 13 जनपदों को, 13 जिलों को काटकर एक अलग राज्य उत्तरांचल का निर्माण किया गया। किसका नाम निर्माण? अब आप कहेंगे उत्तरांचल कौन सा राज्य था? जी हाँ, उत्तरांचल जो था इसका निर्माण हुआ था। क्या किसका निर्माण हुआ, कब हुआ? 9 नवंबर 2000 में उत्तरांचल का निर्माण हुआ। लेकिन इसी उत्तरांचल का नाम 2007 में, कब? 2007 में बदलकर क्या कर दिया गया, इस उत्तरांचल का नाम 2007 में बदलकर क्या कर दिया गया, 2007 में बदलकर इसका नाम कर दिया गया उत्तराखंड। क्या? उत्तराखंड इसका नाम कर दिया गया। हरिद्वार भी उत्तराखंड में ही है, हरिद्वार में अगर आप में से बहुत सारे लोग सब जानते होंगे, ठीक है। तो 2007 में नाम परिवर्तन कब हुआ उत्तरांचल का? 2007 में क्या हो गया, उत्तराखंड। कितने जिलों को काटकर बनाया गया? 13 जिलों को काटकर ये कब बनाया गया? 2000 के अंदर, 9 नवंबर 2000 को उत्तर पश्चिमी क्षेत्र उत्तर प्रदेश के काटकर 13 जनपदों के साथ एक नया राज्य उत्तरांचल बना दिया गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई। फिर इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर उत्तरांचल के बारे में, उत्तरांचल की फिलहाल हम यूपी पढ़ रहे हैं, उत्तरांचल के बारे में 2 जानकारी देते चलूं। राजधानी यहाँ की देहरादून है, हाईकोर्ट यहाँ का नैनीताल के अंदर है, और जो यहाँ पर एक और राजधानी बनाई है गैरसैंण। क्या? गैरसैंण एक और यहाँ की राजधानी बनाई गई है। उसकी घोषणा भी लगभग 1 साल पहले वहां के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई थी। गैरसैंण वाला इलाका जो है वहां पर राजधानी बनाई जा रही है, वो थोड़ा सा समतल वहां पर इलाका ढूंढकर, गैरसैंण एक कस्बा था, वहां पर इसको ढूंढकर एक प्रकार से समतल वाली जो जगह है उसको देखकर वहां पर राजधानी को बनाया गया है। यानी कि उत्तराखंड की 2 राजधानियां हो जाएंगी, ये आप मानकर चलिए। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बात खत्म हो गई, उत्तर प्रदेश के अंदर से एक अलग राज्य बढ़ गया। इतनी बात आपको समझ आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर हम इधर देखते हैं, अगर हम एक छोटा सा पॉइंट अगर मैं आपको बताता चलूं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के अंदर उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो आता है 4थे नंबर पर। कौन से नंबर पर? 4थे नंबर पर आता है क्या? उत्तर प्रदेश।
और सबसे जानदार राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश। अब आगे आते हैं इधर देख लीजिए, सभी परीक्षाओं के लिए, सिर्फ ये नहीं है, सभी परीक्षाओं के लिए सिर्फ सभी के लिए लिखा गया है, पूरा ही जो कुछ आप पढ़ रहे हैं, पूरा जो कुछ मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब बात कर लेते हैं राजधानी के बारे में। राजधानी रही है आगरा। 1858 तक मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर ही बताया, सारा मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ, क्या फेमस था, क्यों था, कैसे था। तो आगरा 1858 तक कैपिटल रही है किसकी, यूपी की। उसके यानी कि उस समय का जो संयुक्त प्रांत था, उस समय का जो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र था, वो आप मान लीजिए 1858 से 1921 तक रहती है इलाहाबाद, यानी कि जिसे वर्तमान समय में आप जानते हैं प्रयागराज के नाम से। अगर परीक्षाओं के अंदर क्वेश्चन पूछ ले जाए, यहाँ पर गौर के साथ समझिएगा इस चीज को, ये यूपी पुलिस हो, लेखपाल, कहीं पर भी पूछा जा सकता है। परीक्षा के अंदर क्वेश्चन एक बार को पूछ ले जाए कि इस समय से इस समय तक उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या रही है, और वहां पर आप क्वेश्चन मिल जाए इलाहाबाद भी और प्रयागराज भी, तो आपका सही उत्तर होगा इलाहाबाद। क्या होगा, इलाहाबाद, क्योंकि उस समय इलाहाबाद था, उस समय प्रयागराज नहीं था। प्रयागराज अब जाकर हुआ है, पहले कब क्या था वो एक अलग मामला है, वो इतिहास है, वो एक अलग चीज हो गई कि कब क्या था। लेकिन हम अगर यहाँ की बात करें, वहां पर अगर आपको मिले ऑप्शन कि इलाहाबाद भी और प्रयागराज भी, उसके अंदर से आपको इलाहाबाद पर ही सही अपना जो विकल्प है वो चुनना है। अगर वहां पर इलाहाबाद ना हो, प्रयागराज हो, तो एक अलग चीज है, फिर तो आप निश्चित रूप से प्रयागराज को चुनेंगे, क्योंकि प्रयागराज ही इलाहाबाद है और इलाहाबाद ही प्रयागराज है। अब यहाँ पर बात करें वर्तमान की, 1921 से लेकर वर्तमान तक। 1921 से लेकर क्या है, 1921 से लेकर क्या है, 1921 से लेकर जिस समय यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश बना था, क्या है, लखनऊ है। क्या है, ये देखिए यहाँ पर 1921 में क्या बना था, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश, नवाबों का में। अच्छा, लखनऊ से 3 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, खासकर वो 3 क्वेश्चन भी आप नोट करते चले। 1921 से वर्तमान में हमारी राजधानी क्या है, लखनऊ है। एक क्वेश्चन पूछ जाता है आपका, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, तो नवाबों का शहर कहा जाता है किसे, लखनऊ को। एक चीज भी आपको याद रखनी है। और गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, लखनऊ के करीब लखनऊ स्थित है। लखनऊ के करीब कौन सी प्रमुख नदी, ये भी पूछ लिया जाता है, एक तो गोमती नदी। यानी क्वेश्चन घुमा फिरा किसी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। नवाबों का जो शहर है वो क्या है, लखनऊ। गोमती नदी वाला बता दिया मैंने आपको। एक और जो क्वेश्चन है वो है उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट, यानी कि जो उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट है, इलाहाबाद हाईकोर्ट, उसकी खंडपीठ कहां पर स्थित है। इसकी एकमात्र खंडपीठ है, यानी कि एक समझ सके एकमात्र इसकी बेंच है, वो भी लखनऊ के अंदर ही है। तो एकमात्र जो खंडपीठ है हमारी उत्तर प्रदेश की, यानी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की, वो भी लखनऊ के अंदर ही है। ठीक है, वैसे खंडपीठ अन्य बनाने की मांग भी आगरा और मेरठ के अंदर भी लगातार चल रही है, ये बात भी आप नोट करके चलें। अच्छा, स्थापना की बात अगर करें तो 24 जनवरी 1950 को आप मानकर चलिए उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई। कब, 24 जनवरी 1950 को। यानी कि जो सारी व्यवस्थाएं, यानी कि एक प्रकार से 47 में आजादी मिली, उसके बाद में जो सारी चीजें पटरी पर आने लगी। अगर बात करें उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की जो पहली बस चली थी, लगभग 1972 में चली थी। बात समझ आई, तो सारी चीजें धीरे धीरे जाकर पटरी पर आई। राजधानी की बात करें हमारी लखनऊ है, हमने जान लिया। उत्तर प्रदेश के जिले कितने हैं, 75। 72 जिले कब तक थे, 72 जिले आपके थे 2011 तक, 2012 में नहीं, 2011 या 12 के अंदर, 12 में तो नाम चेंज हुए थे। 2011 के अंदर अगर हम बात करें, हाँ, 2011 के अंदर 3 नए जनपदों का निर्माण हुआ था। 3 नए जो जनपद थे उनके अंदर पंचशील नगर, प्रबुद्ध नगर और भीमनगर थे, नाम याद रख लें। उसके अंदर जो प्रबुद्ध नगर था वो शामली कैराना को मिलाकर बनाया गया था। और अगर बात करें भीमनगर संभल था। संभल कहाँ पर है, मुरादाबाद के अंतर्गत आता था पहले, यानी कि जब अलग डिस्ट्रिक्ट था, यानी कि जब तक डिस्ट्रिक्ट नहीं था। संभल अपने आप में एक लोकसभा सीट भी है। और जो संभल है, जो संभल का जिला मुख्यालय वो भैजोई के अंदर है। इसको लेकर वहां पर स्थान में काफी विवाद है। जब हम अपने जिलों की यात्राएं करेंगे, जिलों का दर्शन करेंगे, तो उसको भी वहां पर हम समझेंगे। ठीक है, एक और चीज, जो एक और जिला रह गया, और जिला रह गया उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जो जिला है वो है हापुड़। मेरठ और गाजियाबाद के पास पड़ता है हापुड़ का नाम रखा गया था पंचशील नगर। क्या, भीमनगर था वो, क्या संभल, प्रबुद्ध नगर, कैराना, शामली जो बना था, बाद में फिर शामली कर दिया गया उसे अकेला। और फिर जो आपका ये बना है क्या, पंचशील नगर, ये था हापुड़। अब हम आगे आ जाते हैं, पर कितने जिले हैं, 75 यहाँ पर जिले हैं। एक और चीज नोट करते चले, 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। क्या, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। मंडल की अगर बात करें, मंडल कितने हैं, मंडल डिवीजन यानी कि वो है 18, और अंतिम जो है वो अलीगढ़ मंडल है। ये चीज आप यहाँ पर समझ कर चलिए। अगर बात करें हम यहाँ पर साक्षरता की, तो साक्षरता दर जो है वो है 67.68%, ये यहाँ की साक्षरता दर है। लिंगानुपात की अगर बात करें तो लिंगानुपात है यहाँ पर 912। कितना है, 912 जो है यहाँ पर लिंगानुपात है। इस चीज को भी आप नोट करते चले। अगर आपने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है तो मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, कृपया करके क्लास को शेयर कर दें। जितना ज्यादा हो सके, जहां जहां पर भी आप शेयर कर सके, वहां पर क्लास को शेयर जरूर कर दें। जितना भी हो सके क्लास को शेयर कर दें। और अभी तक आपने क्लास को, यानी कि लाइक तो आप कर ही चुके होंगे। और इसी के साथ साथ मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, जो मैं आपको
मंडल के बारे में जो बात बता रहा हूँ, मंडल के बारे में अगर आप नोट करते चले, मंडल की बारे में एक और चीज मैं आपको यहाँ पर लिखवा रहा हूँ। तो मंडल के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया, मंडल के अंदर कितने भी जिले आ सकते हैं, यानी कि मंडल के अंदर जितनी सरकार चाहे 2 जिले हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 6 भी जिले हैं, यानी कि मुख्य रूप से जब हम मंडल और जिले भी अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि आज की जो क्लास है काफी लंबी हो जाएगी, तो मंडल जिले हम बाद में ही पूरे कवर करेंगे, मंडल अलग से और जिले अलग से। मैं पूरा यूपी के जीके का पोस्टमार्टम करना है आपको बताया है। तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं साक्षरता दर की। साक्षरता दर की हमने बात कर ली। लिंगानुपात है हमारा 912 प्रति हजार, क्या 912 प्रति हजार। और लोकसभा सदस्यों की बात करें, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा लोकसभा सीट है, लोकसभा से सदस्य जाते हैं। सबसे ज्यादा जो लोकसभा सीट है वो कितनी है, यहाँ पर 80 लोकसभा सीट है। एक और चीज नोट करते चले, लोकसभा सीट जो होती है यानी कि प्रत्येक जो जिला है वही लोकसभा सीट होना उसका अनिवार्य है। प्रत्येक जिले पर तो उसका मुख्यालय भी नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, यहाँ पर मैं आपको कैराना लोकसभा सीट का, मुजफ्फरनगर जनपद का क्षेत्र है कैराना, यानी कि पहले मुजफ्फरनगर जनपद का था। तो मुजफ्फरनगर और कैराना, मुजफ्फरनगर कैराना 2 लोकसभा सीट थी, लेकिन दोनों किसके अंतर्गत आती थी? एक प्रकार को मैं आपको सिंपल सा उदाहरण दूं तो दोनों ही, अगर मैं आपको उदाहरण दूं, मुख्य रूप से इसकी कैराना लोकसभा की ज्यादातर सीटें मुजफ्फरनगर जिले के अंतर्गत थी, और मुजफ्फरनगर जिले की जो सारी सीटें वो तो मुजफ्फरनगर जिले के अंतर्गत ही थी। तो कैराना जो मुजफ्फरनगर का क्षेत्र था, और जो मुजफ्फरनगर लोकसभा यानी कि 2 लोकसभा सीट के मान के चलिए एक जिले के अंदर हो रही थी। ये बात मुख्य रूप से आप समझ सकते हैं। फिर उसके बाद में 2011 विभाजन हुआ, शामली अलग जनपद बना। उसके बाद में क्या हुआ कि शामली जनपद बना, लेकिन लोकसभा जो है वो लोकसभा कैराना ही रही, और कैराना ही मतलब बाद में कब परिसीमन क्या सरकार को, तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि सब सरकार किसको क्या कर दे। लेकिन यहाँ पर बताने की चीजें, कुछ स्टूडेंट का डाउट रहता है कि जो जिला होगा वही लोकसभा सीट होगी, तो ऐसा नहीं है। जो एमपी होता है वो जिले का नहीं होता, एमपी जो होता है वो लोकसभा सीट का होता है। एक लोकसभा सीट के अंतर्गत, एक लोकसभा सीट के अंडर में 5 वो आती है विधानसभा सीटें। ये भी बात आपको नोट करनी है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें राज्यसभा सीट के बारे में, जैसे कि एक और चीज मैंने आपको भी उदाहरण दे रहा था, मैं संबल के बारे में बता रहा था। संबल भी लोकसभा सीट है, संबल जिला बनने से पहले से ही लोकसभा सीट है। उसी प्रकार से कैराना का यहाँ पर उदाहरण है। तो राज्यसभा की अगर बात करें, तो राज्यसभा के जो हमारे यहाँ से सदस्य जाते हैं वो जाते हैं 31। कितने जाते हैं? 31 यहाँ से सदस्य जाते हैं। एक और चीज आपको याद रखनी है, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें विधानसभा और विधान परिषद के बारे में, तो विधान परिषद यानी कि विधान परिषद से बनते हैं एमएलसी। क्या एमएलसी बनते हैं? जो विधान परिषद से जानते हैं, और इनको बोलते हैं एमएलए। क्या एमएलए? एमएलए कौन होते हैं? ये आपके विधायक होते हैं। बात समझ आई? विधानसभा में एमएलए, विधान परिषद में आपके एमएलसी। इतनी बात समझ आई आपको? विधान परिषद की सीटों की बात करें तो 100 है हमारे यहाँ पर, और विधानसभा की बात करें तो 403 यहाँ पर जिन पर चुनाव होता है, जनता मतदान करती है, वो समझिए। और प्लस एक जो हमारी सीट बची हुई है वो है एंग्लो इंडियन सदस्य। जो ये इनको एंग्लो इंडियन जो सदस्य होते हैं उनको राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। एक प्रकार से समझिए, जिस प्रकार से अल्पसंख्यकों को, या फिर एक प्रकार से जो देश का या फिर प्रदेश का वो तबका, वो समाज वो होता है, यानी कि जो एक प्रकार समझिए कि जिस प्रकार से आरक्षण मिलता है ना, उसी प्रकार समझिए एंग्लो इंडियन जो समुदाय के लोग हैं उनको इसके अंदर मनोनीत किया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा, ताकि मतलब उनको एहसास ना हो कि हम मतलब कम हैं, मतलब उस प्रकार की जो बातें होती हैं, ये सब आपकी, ये सब किसके अंदर पढ़ेंगे? ये सब पॉलिटी के अंदर हम कवर करेंगे, राज्य व्यवस्था के अंदर। किसके अंदर? पॉलिटी के अंदर। ये सब बातें आपको वहां पर विस्तार से बताई जाएंगी। तो 403 तो सीटें, यानी कि 404 सीटें, 403 सीटें जिन पर मतदान होता है, पहले से एक सदस्य राज्यपाल के द्वारा, जो गवर्नर होता है उसके द्वारा यहाँ पर मनोनीत किया जाता है। एंग्लो इंडियन समुदाय क्या है ये भी सब आपको वहां पर बताया जाएगा। बात समझ आई? थोड़ा सा एक और चीज देख लेते हैं। अब तक कितनी विधानसभा सीटें हैं, कब तक कितनी थी, विधान परिषद सीटें कितनी है, क्या है, ये सब भी हम देखेंगे। 16 विधानसभा, 15 विधानसभा, लेकिन ये सब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। ये यहाँ पर छोटी चीज देख लीजिए। सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो है पश्चिमांचल में, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर। मुख्य रूप से अगर बात करूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर मंडल कौन कौन से आते हैं? पहला मंडल ऊपर से ले लें आप, सहारनपुर मंडल, और फिर नीचे मेरठ मंडल और अलीगढ़ मंडल आ गया। अलीगढ़ के बाद में आगरा मंडल, और फिर इधर बरेली मंडल, और फिर इसके अलावा बात करने पर मंडल की कुछ सीटें ले सकते हैं, और इसके अलावा मुरादाबाद मंडल आ गया आपका। तो ये सब जो है, और मुरादाबाद के अलावा मतलब अलीगढ़, मुरादाबाद, बिजनौर, ये सब जो इलाके हैं बीच के, मुजफ्फरनगर, कैराना, शामली और बागपत, उधर आगरा के पास में आप ले लें एटा, हाथरस, जितने भी ये इलाके हैं, मुरादाबाद, संभल, तो ये सब हाथरस और अमरोहा, ये सब किसमें आते हैं? ये पश्चिमी यूपी का ही हिस्सा है। बरेली, रामपुर, बिजनौर, नजीबाबाद। अब यहाँ पर पश्चिमांचल के अंदर जो सीटें हैं वो है 149 सीटें। पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल में 162 सीटें हैं। इतनी बात आपको समझ आई। बुंदेलखंड की बात करें तो यहाँ पर 73 सीटें हैं, और 19 सीटें हैं मध्यांचल के अंदर, जो यानी कि उत्तर प्रदेश का जो बीच का हिस्सा है, वहां पर आप इसको मान सकते हैं। एक और चीज को आप यहाँ पर नोट करते चले, हमने यहाँ पर पढ़ा था राज्यसभा तक के। अब उच्च न्यायालय है हमारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय, यानी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है, खंडपीठ के बारे में ऊपर बता चुका हूँ। यहाँ पर लखनऊ से प्रश्न, मैंने आपको 3 प्रश्न लखनऊ से बताए थे। तो
क्या है खंडपीठ हमारी? लखनऊ के अंदर है, यानी कि एकमात्र खंडपीठ है। धार्मिक राजधानी की बात करें, न्यायिक राजधानी है प्रयागराज। न्यायिक राजधानी के मतलब आप समझ गए होंगे क्या, जहाँ पर न्याय के अधिकतर हमारे काम होते हैं। जैसे कि अगर बात करें जो इंडिया की अगर एक प्रकार से कहें कि आर्थिक राजधानी कही जाती है, मुंबई कही जाती है, यानी कि तमाम बैंकों की एक प्रकार से अगर हम ज्यादातर की बात करें तो मुख्यालय वगैरह, खासकर अगर हम बात करें आरबीआई का मुख्यालय भी कहाँ पर है, वो कहाँ पर है, वो मुंबई के अंदर ही है। ठीक है, तो उसी प्रकार से न्यायिक राजधानी जो है वो प्रयागराज है। एक प्रकार का मैं एक उदाहरण दूं, तो जनपद शामली का उदाहरण दूं, जो जनपद शामली का जो जिला है मुख्यालय तो शामली के अंदर ही है, लेकिन जो वहां का न्यायिक मुख्यालय अगर हम कहेंगे, जो शामली का मतलब जिला एवं सत्र जो न्यायालय है, वो सब जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह हैं वो सब कैराना के अंदर ही आते हैं। तो उसका अगर हम बात करें, जो उसका न्यायिक मुख्यालय हुआ जनपद शामली का, वो क्या हुआ, वो कैराना ही हुआ। इतनी बात आपको समझ आई। तो उसी प्रकार से जो उत्तर प्रदेश की जो न्यायिक राजधानी है वो क्या है, प्रयागराज है। इतनी बात समझ आ गई। उसके बाद में धार्मिक राजधानी यहाँ की वाराणसी हो गई, यानी कि काशी, जिसे आप बनारस भी कहते हैं। यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद है। आर्थिक की बात करें, आर्थिक राजधानी और औद्योगिक राजधानी दोनों अलग अलग है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। आर्थिक राजधानी में दोनों यहाँ पर ऐसे ही लिख दिया है, आर्थिक राजधानी और औद्योगिक राजधानी क्या है, कानपुर है। क्या है, कानपुर है। राज्य विधानमंडल की बात करें, द्विसदनात्मक है। द्विसदनात्मक मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, इसके अंदर विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। क्या है, द्विसदनात्मक है, यानी कि दो सदन है। यहाँ पर बात समझ आई, विधानसभा और विधान परिषद। राज्य विधानसभा गठन की अगर बात करें तो राज्य विधानसभा का जो गठन हुआ था वो हुआ था जुलाई 1937 में। कब? जुलाई 1937 में गठन किसका हुआ था, राज्य विधानसभा का। इतनी बात समझ आई। राज्य विधानसभा गठन कब हुआ था, जुलाई 1937 में। थोड़ी सी चीज और ले गई हैं, इनको भी एक बार देख लेते हैं। सीटों की हमने बात कर ली है, कहां पर कितनी सीटें हैं। अब भाषा को लेकर कुछ विवाद हो, किसका क्या मतलब, विवाद की मतलब बात करें तो वो तो राष्ट्रीय स्तर पर है। अब कितना है कितना नहीं ये अलग मैटर है कि, लेकिन हिंदी चल रही है। और लेकिन इसको लेकर अगर हम बात करें, खासकर हमें उत्तर भारतीयों को तो कोई आपत्ति नहीं है, और कहां पर किसको है, लेकिन ये हमारा विवाद नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को अपने अपने सबके मत होते हैं, सभी की भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। भारत के अंदर विभिन्न सांस्कृतिक अगर बात करें, यहाँ पर विभिन्न संस्कृति वाला हमारा देश है। बात कर लेते हैं यहाँ पर फिलहाल शॉर्ट के अंदर 26 जनवरी 1968 से, क्या 26 जनवरी 1968 से क्या है, राज्य की भाषा हिंदी है। क्या है, राज्य की भाषा हमारी हिंदी है। 1989 में उत्तर प्रदेश को उर्दू के अंदर, यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर उर्दू को, किसको, उत्तर प्रदेश के अंदर उर्दू को द्वितीय राज्य की भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। कब? 1989 में। 1968 से क्या है, हिंदी है। हिंदी तो है ही, प्रथम द्वितीय मान सकते हैं उर्दू, यानी कि दोनों के अंदर ही यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर वर्ग होंगे। बात समझ आई। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी क्या चीजें रह गई, यहाँ पर राज्य पक्षी की बात करें तो राज्य पक्षी है सारस या क्रोंच, यानी कि चाहे तो ये तो दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, या फिर इनमें से एक ऑप्शन मिलेगा। तो इन दोनों को अच्छे से याद रखना है। सारस या क्रोंच क्या है, यहाँ का राज्य पक्षी है। राज्य पशु यहाँ का अशोक है। राज्य के पुष्प की बात करें तो राज्य पुष्प हो गया यहाँ का पलाश। ये देखिए मैंने भी बताया, राज्य पुष्प पलाश हो गया, राज्य पशु आपका बारहसिंगा हो गया, और राज्य वृक्ष यहाँ का अशोक है। खेल की बात करें तो फील्ड हॉकी जो है, जो फील्ड हॉकी है वो क्या है, यहाँ का राज्य की खेल। ये सब राजकीय है, राजकीय खेल, राज्य वृक्ष, राज्य पुष्प, इस प्रकार से राज्य खेल क्या है हमारा, फील्ड हॉकी। राजकीय नृत्य की बात करें तो राजकीय नृत्य हो गया कथक। क्या, कथक राजकीय नृत्य है, कहाँ का, हमारे उत्तर प्रदेश का। राजकीय चिन्ह की बात करें, जो राजकीय चिन्ह वो आप इस प्रकार से जो देखते हैं ना, वो जिसके अंदर वो दो मछली सी इस प्रकार से रहती है, और वो जो तीर धनुष रहता है, तो धनुष भी बना रहता है, दो मछली इस प्रकार से, तो वो राजकीय चिन्ह होता है। वो जो उत्तर प्रदेश सरकार के प्रकार से आप मोर सी जो देखते हैं, वो दो मछलियां क्या, दो मछलियां, और उसके बाद में कौमा, दो मछलियां, तीर, देखिए तीर भी है, दो मछलियां भी हैं, वे धनुष एक वर्त के अंदर। क्या, एक तो वर्त हो गया, गोल गोल है, सर्किल हो गया, उसके अंदर क्या है, दो मछलियां हैं, तीर है बीच में फिर ऐसे, और उसमें तीर के अंदर क्या है, धनुष लगा हुआ है। ये क्या है, हमारा चिन्ह है। अच्छे से ध्यान रखें अपने राज्य के चिन्ह को, दो मछलियां, तीर व धनुष एक वर्त में। बड़ा ही अच्छा चिन्ह है हमारा, ठीक है, नहीं रियल में अच्छा है। तो ये सब हमारा कवर हो गया, और एक चीज रह गई लास्ट चीज इसके अंदर, ये भी कवर कर लें। और उत्तर प्रदेश के अंदर साहब बात करें किस राजनीतिक दल की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। बीजेपी 2017 में यूपी के अंदर सत्ता में आई। हाल ही में 2022 के अंदर चुनाव होने हैं। अब चुनाव के बाद में यही लोग दोबारा आते हैं या कुछ परिवर्तन होता है, वो सब आप देख सकते हैं। अगले नेक्स्ट टाइम क्या होता है क्या नहीं होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। हम फिलहाल जो है क्लास हम अब ले रहे हैं, यानी कि फिलहाल वर्तमान में जनवरी के अंदर 2022 में। तो फिलहाल मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, बीजेपी से हैं, और गवर्नर जो है आनंदीबेन पटेल हैं। इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। आनंदीबेन पटेल के बारे में जानना जरूरी है। आनंदीबेन पटेल के बारे में अगर थोड़ा सा आपको बताऊं तो आनंदीबेन पटेल वो शख्सियत है, यानी कि वो व्यक्ति हैं, क्या बताऊं आपको, जिस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे, उनके बाद में जैसे वो प्रधानमंत्री बने 14 के अंदर बीजेपी सत्ता में आई, तो उनके बाद में जब गुजरात की जो मुख्यमंत्री की जो सीट खाली हुई थी,
उस पर बैठी थी आनंदीबेन पटेल, यानी कि गुजरात की नरेंद्र मोदी के बाद बनने वाली जो मुख्यमंत्री थी वो कौन थी? आनंदीबेन पटेल। बाद में आनंदीबेन पटेल की कही कि राजनीति छोड़ दी या नहीं छोड़ी वो क्या मामला है, क्योंकि जो संवैधानिक पद पे व्यक्ति होता है वो पॉलिटिक्स में नहीं रह सकता। ठीक है, अब उन्होंने जाहिर सी बात है बीजेपी से शायद इन्होंने इस्तीफा दिया होगा क्योंकि पॉलिटिक्स में तो नहीं रह सकते। तो एक और उदाहरण यहाँ पर उत्तराखंड की बात कर रहे थे। उत्तराखंड की जो राज्यपाल थी बेबी रानी मौर्य, उन्होंने अपने संवैधानिक पद से इसलिए इस्तीफा दे दिया था, उनको पॉलिटिक्स में जाना था। तो कोई भी व्यक्ति एक इस पद पर रह सकता है, जो संवैधानिक पद पर होगा वो किसी पार्टी का नहीं होगा। तो आनंदीबेन पटेल क्या है? वर्तमान में एक संवैधानिक पद पर है, यूपी गवर्नर है, यानी कि हमारी राज्यपाल है। और डिप्टी सीएम की बात करें तो यूपी के अंदर 2 मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। कौन? दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य। कौन? दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य। इनके पास अलग अलग विभाग, अलग अलग मंत्रालय, इन दोनों को अलग अलग दिए गए हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, यानी कि सीएम है। तीनों चीजें हमने समझ ली। इनसे पहले के जो मैंने के मुख्यमंत्री थे, इससे पिछली विधानसभा के, वो कौन थे? अखिलेश यादव थे, आप जानते हैं। उनसे पहले कौन थी? मायावती थी। और उनसे पहले मुलायम सिंह थे। ये सब बातें आप जानते हैं। क्या नहीं जानते थे, कितना जान गए, ये सब आपको पता है। आज का जो पोस्टमार्टम था पूरा हुआ, कितना रह गया, और सब कल कवर करेंगे। कौन सी विधानसभा में कौन जीता, क्या कितने जिले एनसीआर के अंदर शामिल है, लंबा चौड़ा भी तो बहुत कुछ पड़ा है, वो सब कवर करेंगे। क्या भाषा, क्या सब कुछ कवर करेंगे। पॉलिटी भी तो कुछ दिनों के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं। ग्रामीण परिवेश की क्लास भी आपकी 2-4 दिन बाद स्टार्ट हो ही जाएगी, क्योंकि लेखपाल की परीक्षा होनी है और ग्रामीण परिवेश को भी आपको पढ़ना जरूरी है। अलग से यूपी का जीके भी पढ़ते रहे, और ग्रामीण परिवेश, खतौनी, खसरा, ये सब जो होता है लेखपाल के, मतलब कितना इंच कहाँ पर, ये सब भी पट्टा, किस प्रकार से कानून आया, किस प्रकार से लेखपाल का नाम पटवारी से लेखपाल बदला, ये सब भी हम कवर करेंगे ग्रामीण परिवेश के अंदर। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। सफलता का अड्डा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्लास को दबा के शेयर करें। मेहनत कैसी लगी, यानी क्लास कैसी लगी, पोस्टमार्टम कैसा लगा, वो आप बताएंगे। कितना आपको पसंद आया, कितना नहीं आया, क्लास कहाँ तक आप शेयर करेंगे, आपके ऊपर निर्भर करता है। और क्लास को लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, और मुझे कुछ कहने की ज्यादा जरूरत नहीं है। पोस्टमार्टम कैसा लगा फिर कह रहा हूँ, जुड़े रहिए। कोई भी परीक्षा के अंदर किसी